हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद होगा बढ़िया होंगे। दोस्तों, कश्मीर जो कि कभी हिंदुओं और ऋषि मुनियों की भूमि मानी जाती थी, वहाँ ऐसा तो क्या हो गया कि वहाँ पे खुद हिंदुओं का ही रहना मुश्किल हो गया। आर्टिकल 370 और 35A क्या है और इसे क्यों कश्मीर में लागू किया गया। साथ ही जब हैदराबाद और जूनागढ़ को कंट्रोल करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, तो आखिर क्यों कश्मीर में ही सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। ये सारी चीजें डीपली डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो एंड तक। और अगर वीडियो इंटरेस्टेड लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वैसे तो दोस्तों, कश्मीर के नाम पर बहुत सारी थ्योरियां हैं, पर उनमें से सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी ये कहती है कि सतयुग में जहाँ पे आज कश्मीर घाटी है, वहाँ पे एक झील होती थी और वहाँ पे देवता वगैरह भी रहते थे। पर उसके अंदर एक राक्षस रहा करता था जो कि आए दिन देवताओं को परेशान करता रहता था। अब इसी सब चीजों को लेकर के देवता ऋषि कश्यप के पास जाते हैं और ऋषि कश्यप अपने तपोबल से उस पूरे झील को सुखा देते हैं, जिसकी वजह से उस राक्षस से मारा जाता है और एक नई घाटी उभर के आती है, जिसे कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। और तब से लेकर के 1586 तक हिंदू राजाओं का राज रहता है इस पूरे कश्मीर पर। 1586 में अकबर अपनी आर्मी लॉन्च कर देता है। हालांकि इससे पहले भी वो 3 बार अटैक करते हैं कश्मीर के ऊपर, पर कश्मीर को जीत नहीं पाते हैं। पर इस बार वो सक्सेसफुल होते हैं अपने मिशन में और कश्मीर को अकबर का अपने कंट्रोल में लेते हैं। पर कश्मीर एक घाटी वाली जगह है, पहाड़ है, माउंटेन्स है, इस वजह से उसे कंट्रोल कर पाना इतना इजी नहीं होता है। पर जब 16वीं सेंचुरी के आसपास औरंगजेब के राज आते आते कश्मीर के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है और इस वक्त फर्स्ट एक्सोडस होता है हिंदुओं के साथ और जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता है। और इसी दौरान गुरु तेग बहादुर, जो कि एक सिख लीडर थे, वो भी कश्मीर पंडितों के साथ खड़े होते हैं और उनके लिए आवाज उठाते हैं। पर हालात ये हो गए थे कि औरंगजेब के राज खत्म होते होते अधिकतर हिंदू या तो कन्वर्ट हो गए थे या तो कश्मीर वैली को छोड़ के चले गए थे। इस वजह से कश्मीर वैली के अंदर मेजोरिटी मुस्लिम्स की हो जाती है और हिंदू वहाँ पर माइनॉरिटीज में आ जाते हैं। और जब भारत आज़ाद होता है तो उस वक्त 72.41% मुस्लिम्स और 25% के करीब हिंदू वहाँ पे बच पाते हैं। पर वहाँ के राजा हरि सिंह थे, जो कि एक हिंदू थे, और उनके जनरल शेख अब्दुल्ला थे, जो कि एक कट्टर इस्लामिक फेवर के माने जाते हैं। और जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाते हैं तो वो भारत को हिंदू और मुस्लिम के अकॉर्डिंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना देते हैं। पर इस चीज़ को वो केवल ब्रिटिश इंडिया पे लागू करते हैं, प्रिंसली स्टेट पे नहीं। प्रिंसली स्टेट वो स्टेट थे जिन पर अंग्रेज डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे। उनकी मिलिट्री, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन वगैरह अंग्रेज संभालते थे, बाकी सारी चीज़ें वहाँ के हिंदू राजा ही करते थे। और कश्मीर भी इन्हीं प्रिंसली स्टेटों में से एक स्टेट था अंग्रेजों के लिए। और भारत को आज़ाद करने के बाद ब्रिटिशर्स ये कह के जाते हैं, इन भी प्रिंसली स्टेटों को पाकिस्तान के साथ मिलना है वो पाकिस्तान के साथ मिल सकता है, भारत के साथ मिल सकता है तो भारत के साथ मिल सकता है, और अगर वो आज़ाद रहना चाहता है तो आज़ाद भी रह सकता है। अब हरि सिंह को यहाँ पे थोड़ा सा लालच आ जाता है और वो अपनी गद्दी छोड़ने से सीधा इनकार कर देते हैं। वो ना तो पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं और ना ही इंडिया के फेवर में आते हैं। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी और इस वजह से उनका राज छीनने का खतरा था। वो ना ही पाकिस्तान के फेवर में जाते हैं और ना ही इंडिया के फेवर में आते हैं, और यही इनसे सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। 1947 में आज़ाद होते ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया और 22 अक्टूबर 1947 तक वो श्रीनगर के काफ़ी करीब पहुंच जाते। इस चीज़ से हरि सिंह समझ जाते हैं कि अगर वो राजगद्दी के चक्कर में पड़े तो ना वो बचेगी और ना ही उनकी राजगद्दी। इस वजह से वो भारत के फेवर में जाते हैं और भारत से आप मिलिट्री हेल्प मांगने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से वो कश्मीर को भारत के साथ इंटीग्रेट करने के लिए ट्रीटी पर सिग्नेचर कर देते हैं। इसके बाद इंडियन मिलिट्री जाती है और भारत और पाकिस्तान में वॉर होता है और 2 महीने में ही इंडियन आर्मी उन्हें काफ़ी पीछे तक ढकेल देती है। पर इसी वक्त वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है और विश्व शांति के लिए यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था। इस वक्त ये यूएन काफ़ी नया था, इस वजह से कई कंट्री इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही थी। अब इसी चीज़ को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू इस पूरे मुद्दे को यूएन में लेके चले जाते हैं। अब यूएन पहले तो यहाँ पे सीज फायर करवाता है, उसके बाद ये डिसाइड होता है कि भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी मिलिट्री को पहले कश्मीर से बाहर निकालेंगे। उसके बाद वहाँ पर जनमत संग्रह होगा, यानी कि वोटिंग होगी और जिस देश के फेवर में ज़्यादा वोटिंग होगी पूरा कश्मीर उसी के कंट्रोल में चला जाएगा। अब इस फैसले से ना ही भारत एग्री होते हैं और ना ही पाकिस्तान एग्री होते हैं और इस वजह से पूरा का पूरा जो मैटर था वो यहीं पे सिमट के रह जाता है। और देखिए, इस वक्त तक कश्मीर से मोनार्की पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और वहाँ पर शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है।
अब कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा बनी थी और ना ही भारत का हिस्सा बनी थी और ना ही वो आज़ाद हो पाया था। इस वजह से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए एक टेम्परेरी प्रोविजन लाया जाता है आर्टिकल 370 और 35 पे, जिसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होगा और जम्मू कश्मीर अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता था। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त मनमाने तरीके से रूल्स और लॉ लाए जाते हैं जो कि आगे चल करके हिंदुओं के जेनोसाइड का सबसे मेन रीजन बनते हैं। कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त कुछ चीज़ें बड़ी ही अजीब तरीके से लिखी जाती हैं और खास बात यह है कि उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ खास कुछ एक्शन लेती नहीं है। जैसे कि वहाँ पर इंडियंस जमीन नहीं खरीद सकते हैं, इंडियंस वहाँ पर जाकर के मैरिज नहीं कर सकते, वहाँ परमानेंट सेटल नहीं हो सकते। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक वहाँ आकर के इजीली सेटल भी हो सकता है, वहाँ पे जॉब भी पा सकता है। इस वजह से वहाँ पर पाकिस्तानी आइडियोलॉजी फैलने लगी। वही काफिरों वाली आइडियोलॉजी, ये हिंदू सारे काफिर हैं, अदर इस्लाम के जितने भी रिलीजन्स के लोग हैं सब काफिर हैं, इन सबको मार देना चाहिए, यही सब चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैलने लगती है और धीरे धीरे मजहबी दंगे वहाँ पर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए 1990 में वहाँ पर 2 गवर्नर हुआ क्या करते थे और इसी तरह 19 जनवरी 1990 को भी वहाँ पर गवर्नर चेंज होते हैं और नए गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा भारी बर्फबारी के चक्कर में कश्मीर के अंदर आ नहीं पाते हैं और इस पर्टिकुलर टाइम पर कश्मीर को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वहाँ के मजहबी लोग और वहाँ पर मस्जिदों से ये ऐलान किया जाता है कि जो भी हिंदू पुरुष कश्मीर में है वो या तो कश्मीर छोड़ के चला जाए या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए या फिर वो मर जाए। और अगर वो ऑप्शन 1 को चूज करता है तो वो अपनी औरतों को यहाँ पर छोड़ के चला जाए। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ ऑनलाइन आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगी। और साथ ही मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें कही है वो सारी की सारी ऑनलाइन विकिपीडिया, न्यूज़ आर्टिकल्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है, तो आप उसको चेकआउट एक बार जरूर कर सकते देना। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।